है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यहां तक छोड़ा था कि दो यदि सोलेनॉइड कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल सोलेनॉइड, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड जिनमें टर्न N1 N2 हो और छोटी वाली कॉइल की रेडियस R1 हो, उसकी लंबाई L हो, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M होता है। आई बात समझे। मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेल्प से आप ईएमएफ निकालते हो, है ना। ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम एक कॉइल से लिंक करंट को चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो जाती है। तो इस वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज होगी, यदि किसी भी कारण फ्लक्स चेंज हो तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया ये हमारी कॉइल है और एक ये दूसरी कॉइल, आगे बात समझ में। तो यदि मैं इसमें करंट चेंज करता हूं, यदि इसमें करंट चेंज करता हूं तो इससे लिंक जो फ्लक्स होगी, ऐसे करके यूं, इससे लिंक जो फ्लक्स होगी, इससे लिंक जो फ्लक्स होगी, और दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? m है, ऐसे करके। तो यदि इसमें करंट चेंज होगी तो इसमें जो फ्लक्स होगी वो m into I के बराबर होगी। दोनों के बीच फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगी? इसे कॉइल 1 मान लेते हैं, चलो मान लिया कॉइल 1, और इसे क्या मान लेते हैं? कॉइल 2। इसमें करंट कितनी है? I2। तो इसमें जो फ्लक्स होगी, इसमें जो फ्लक्स होगी, कॉइल 1 में जो फ्लक्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी करंट के इन सेकंड कॉइल, और यदि मैं इसे हटाता हूं तो आता म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें हमें डायरेक्टली फ्लक्स पता चल जाती है कि फ्लक्स कितनी होगी। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा माइनस d∅dt, और फ्लक्स कितनी आएगी? mi2, तो कितना आ जाता? माइनस m di2/dt, ये आ जाता है इंड्यूस ईएमएफ। आगे क्या बात समझ में? सो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। और मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो m di2/dt इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में था, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस में तो क्या था कि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था भाई? सेल्फ इंडक्टेंस में कॉइल की खुद की करंट में चेंज होने के कारण उसकी फ्लक्स चेंज हो जाती है। तो कॉइल से लिंक फ्लक्स जो होगी उसमें ही करंट के प्रोपोर्शनल होती है, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट आ जाता है। तो ईएमएफ जो होगा वो d∅dt होता है, और d/dt फाई की जगह क्या लिख लेंगे? Li, तो माइनस L di/dt, ईएमएफ ये होता है। क्लियर है क्या बात? और यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो L di/dt। सही है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? एक ही कॉइल में उसी कॉइल में उसी करंट के कारण चेंज होने के कारण फ्लक्स में चेंजिंग होता है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, सेल्फ ईएमएफ। ये एक कॉइल में करंट चेंज होगी, दूसरे में फ्लक्स चेंज होगी, तो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न आ जाएगी। मैं पहले बता चुका हूं, तो हो सकता है तो आप इसे, आपका मन करे तो रफ में आप इसे नोट कर सकते हो रिवीजन के लिए, है ना। बाकी मैंने आपको सब बता दिया था पहले। नोट कर लो, रफ में नोट कर लो, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर।
है ना। इस कॉइल को कभी कभी अंग्रेजी में एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल भी बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, ठीक है भाई। और दूसरी कॉइल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल भी बोल देते हैं, कभी कभी सेकेंडरी कॉइल भी बोल देते हैं। सही है। तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, लिख देना, क्वेश्चन लिख लो। देखो एग्जांपल, करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल of mutual inductor of a mutual inductor is 2 ampere and it is increasing at a rate of 3 ampere per second. If mutual inductance is 4 Henry, find first flux, and second in EMF in the secondary coil, EMF in the secondary coil, EMF in the secondary coil, है ना भाई। ये क्वेश्चन कर लो फटाफट। हाँ भाई, तो ये है हमारा क्वेश्चन। हाँ भाई, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसमें करंट जो दे रखी है इसे प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं, है ना। और ये 2 एम्पियर है और जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग करंट है di/dt वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3 एम्पियर पर सेकेंड। सही है। म्यूचुअल, अब दूसरी क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल। ये क्या है आपकी सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट m की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, m की वैल्यू दे रखी है इसने 4 हेनरी। क्लियर है क्या बात, m की वैल्यू 4 हेनरी। तो इसमें फ्लक्स निकालनी है, एक तो फ्लक्स फाइंड करनी है। तो बेटा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है m into I, फ्लक्स इज इक्वल टू m into I। ये तो ना फ्लक्स, इसकी फ्लक्स, इसमें जो फ्लक्स निकलेगी वो इस पे डिपेंड करेगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 4 और करंट कितनी है इसमें 2, तो फ्लक्स हो गई 8 वेबर। सही है बात। दूसरा हमें, ये तो फ्लक्स हो गई। सेकंड, इंड्यूस ईएमएफ भी निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to m d phi upon dt। क्लियर है क्या बात, di upon dt। तो m की वैल्यू कितनी है 4 और di upon dt कितना दे रखा है 3। तो आ गया 12 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। तो इंड्यूस ईएमएफ इज
to elbow is the correct answer. कॉपी कर लो तेजी से. चलो भाई ये हो गया एक क्वेश्चन है ना. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो है ना. जेई मेंस और नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर नीट एंड जेई मेंस है ना. नीट के लिए जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लो एग्जांपल. क्या टू कोएक्सियल coils are very close to each other and their mutual inductance is 5 Henry. Is 5 Henry. It's 5 Henry. If a current कितनी है? I is equal to 5A है ना. 5 sin 500t ampere. A for ampere is passed in one of the coils. Then find the peak value of induced EMF in the secondary coil.
कैसे? टू कोएक्सियल कोयल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी एक कॉइल तो यही है, या आप ऐसा समझ लो कि एक कॉइल तो यहां पर है ना, ऐसे नहीं करते, एक कॉइल तो यहां है और दूसरी कॉइल भी उसी के पास है, ये कॉइल 1 और ये कॉइल 2, दोनों एक दूसरे के पास है और दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ भाई, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कितना दे रखा है? 5 हेनरी। अब एक कॉइल में जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, I is a function of time t, ये है ना, I is a function of time t, ये रहा। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, इसकी फ्लक्स चेंज होगी ना ऐसे करके, अरे इसमें करंट चेंज होगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगी, तो फ्लक्स कितनी होती है? m into I, और इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा भाई? इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला di अपॉन dt, ये ना, मॉड ले लें इसका हम, मॉडुलस di अपॉन dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है भाई? मैं सॉल्यूशन कर देता हूं इसका। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? 5 हेनरी, ये तो m दे रखा है, और di अपॉन dt। तो इसका जो ये करंट है हमारी, ये तो 5 sin 500t दे रखी है, समझ में आई बात? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। हाँ भाई, sin t का डिफरेंशिएशन देखो, y इक्वल टू sin t होता तो dy अपॉन dt कितना लिख देता मैं? cos t। आती है बात समझ में? लेकिन अगर जो y इक्वल टू sin kt है तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट उल्टे sin t का क्या हो जाएगा? cos t, और kt का दोबारा करेंगे तो k आ जाता है। क्लियर है क्या बात? ये है, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, 25 d अपॉन dt sin 500t, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने। हाँ भाई, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, लेकिन इसके अंदर जो है प्रोडक्ट रूल से 500t, तो 500t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 500 और आ जाएगा। आगे बात समझ में? फिर जाएगा 25। क्लियर है क्या बात? तो कितना जाएगा? 25 पंजे 125, है ना, cos 500t, ये आ गया। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंडक्टेंस जो है वो 5 हेनरी नहीं है, इंडक्टेंस है बेटा 5 मिली हेनरी। थोड़ा चेंज कर लो भाई इसे,
5 मिली हेनरी इंडक्टेंस है, तो यहां पे m की जगह 5 इंटू 10 की पावर -3 आएगा। सही है भाई, सही कर लो बेटा इसे, क्योंकि इतना सारा वोल्टेज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यह आएगा 5 पंजे 25 इंटू 10 की पावर -3। थोड़ा सही कर लेना भाई, तो बाकी तो सही है, बस मिली हेनरी आएगा। तो 25 इंटू 10 की पावर -3 है ना, -3 से गुणा हो जाएगी, तो जो आएगा ये 25 पंजे 125 है ना, और 0 0 इंटू 10 की पावर -3 cos 500t। तो देखना जरा, ये जाएगा 12.5 cos 500t। ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ, और किसमें आ गया, वोल्ट में इंड्यूस ईएमएफ आ गया 12.5 cos 500t, and this is 125 क्लियर है क्या बात? लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कि पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, पीक का क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम का फंक्शन है, क्यों, क्योंकि जो करंट थी प्राइमरी कॉइल में वो भी टाइम का फंक्शन थी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी टाइम का फंक्शन ही होगी। सही है बात? तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा, इंड्यूस ईएमएफ देखो, इसमें जो ग्राफ बनेगा इंड्यूस ईएमएफ का वो इस तरीके से बनता है। सही है भाई? तो पीक वैल्यू कॉस है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई इसकी, अरे y = a cos ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब cos ओमेगा t क्या हो जाए 1, तो y मैक्सिमम क्या होता है, a होता है। ये रहा ना यहाँ पे, ये रहा a माइनस a, तो मैक्सिमम वैल्यू -a to a होती है, तो E max जो होगी वो कितना हो जाएगा, 12.5 वोल्ट हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। cos ओमेगा t क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है cos ओमेगा t की 1, तो ये हो जाएगा 12.5 ईएमएफ। cos ओमेगा t 1 मैक्सिमम वैल्यू। कॉपी कर लो फटाफट। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। Next, our heading is coefficient of coupling. Coefficient of coupling. Coefficient of coupling.
चलो भाई, तो मैक्सिमम वोल्टेज निकाल लिया हमने। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की। ये टॉपिक भी जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब फॉर्मूला बेस्ड है ना, जेईई मेंस के लिए प्लस नीट के लिए, दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया ये हमारी एक कॉइल है, एक ये दूसरी कॉइल है, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2, ऐसे लिख रहे थे, दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2। मान लिया इसमें करंट I1 है, इसमें भी करंट, और इसमें करंट कितनी है, I2 है ना। L1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना। इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L2 है। व्हाट इज L1, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, लिख लेना भाई, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। व्हाट इज L2, is the coefficient of self inductance of coil 2। क्लियर है क्या बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि देख लेता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, तो यदि मैं इसमें इस कॉइल में इस कॉइल की करंट के कारण फ्लक्स लिखूं, तो मैं उसे लिखूंगा 511। क्या लिखूंगा भाई, उसे लिखूंगा 511। दिस इज व्हाट, दिस इज L1 I1। हाँ भाई, L1 I1 क्या, फ्लक्स इन कॉइल 1, फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। कॉइल 1 में करंट के कारण उससे लिंक फ्लक्स कितनी होगी, 511। जबकि 522 जो होगी वो L2 I2 होगी, फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2। कॉपी करो, यहां तक देना थोड़ा। अपना बोलते हो उस साइड हमारा बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं मतलब ऐसे कर सकता है तो मिलता खाली नहीं होती ये है जो बात करेगा इससे बात है बात ये कॉम्प्लेक्स हमें है ये स्टार्ट हां कॉम्प्लेक्स लेट्स सी ये इधर मान लीजिए हाँ भाई, ठीक है। 511 क्या है, 511 is the flux linked with coil 1
ड्यू टू करंट इन कॉइल 1 इटसेल्फ। 522 जो है फ्लक्स है कॉइल 2 से लिंक फ्लक्स ड्यू टू करंट इन कॉइल 2। अब मैं लिखने जा रहा हूं फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2, और ये क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन I2। क्लियर है क्या बात? इसे क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2। यदि मैं करंट कॉइल 2 में करंट चेंज करता हूं, कॉइल 2 में करंट चेंज करता हूं, तो इससे लिंक फ्लक्स में चेंज हो जाएगी, है ना। तो अगर जो इसमें इन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है भाई, दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m है, तो इसकी फ्लक्स इसकी करंट पे डिपेंड करेगी और इसकी फ्लक्स इसकी करंट पे डिपेंड करेगी, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस m आता है। तो इसी तरीके से फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1 क्या लिखूंगा, दिस इज फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। क्लियर है क्या बात? लिख लो। हाँ सर, साइड में है, साइड टू से सही भाई। तो अब ये देखो, अब यदि हाँ, ये तो होती है सेल्फ फ्लक्स, इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ फ्लक्स, और इसे बोलते हैं, ये है कॉइल 1 में सेल्फ फ्लक्स, ये है कॉइल 1 की म्यूचुअल फ्लक्स, इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स। ये है कॉइल 2 में सेल्फ फ्लक्स, और ये है कॉइल 2 में म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो आप इन दोनों कॉइल को बराबर में रख दो, इफ टू कॉइल्स आर प्लेस्ड close to each other, then there is no difference, between self flux and mutual flux। कहने का मतलब कि सेल्फ फ्लक्स अगर जो हम एक दूसरे को ओवरलैप करा दें, इसको इसके अंदर ही ठूस के रख दें, यानी कि इसको दोनों पास में लगा दिया हमने, तो सेल्फ फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब सेल्फ फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स दोनों एक जैसी हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है नहीं?
तो दोनों 511 दैट इज 511 is equal to 512, 511 is equal to 512 और 522 is equal to 521। इसका मतलब है 511 का मतलब है L1 I1 is equal to M into I2। इसका मतलब है L2, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, I2 is equal to M I1। कॉपी करो यहां तक। सेल्फ फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स एक ही हो जाती हैं यदि दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल पास रख दें। दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 की, तो ये आ जाएगा L1 I1, है ना, नीचे लिख देता हूं L1 I1 L2 I2 is equal to M I2 M I1। सही है, तो I1 I2 से I1 I2 कट जाएगा, L1 L2 is equal to M स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है रूट ओवर L1 अपॉन L2, रूट ओवर L1 इंटू L2। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब यदि आपको इसकी L1 पता हो और इसकी L2 पता हो, तो आप दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख सकते हो। तो दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा, रूट L1 L2। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ, तो ये जो होता है ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट। कब? जब L1 L2 इंडक्टेंस हो और दोनों क्लोज रखे हो एक दूसरे के पास। अरे जब एक दूसरे के बिल्कुल पास रखेंगे, जैसे ये है, देखो इधर मान लिया एक ये है एक ये है। अच्छा मैं आपको समझा देता हूं, एक मिनट रुको। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि एक कॉइल में करंट चेंज हो तो दूसरी में फ्लक्स उत्पन्न होती है। तो ये बताओ, एक कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन ये है ना भाई, ऐसे रखी है दो कॉइल, ये कॉइल 1 2 1 2 और एक कॉइल बिल्कुल इसके पास में रखी है 1 और 2। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है, सही है। तो इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 है, इनके बीच M2 है और इनके बीच M3 है। सबसे ज्यादा
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो M3 होगा, उसके बाद M1 होगा, और जितनी जितनी दूर हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि जैसे इसमें इसकी फ्लक्स तो इसी के अंदर घुस जाएगी सारी, और इसकी फ्लक्स तो बहुत कमी के साथ ऐसे जाएगी ना, यू करके, यू ऐसे बहुत कम फ्लक्स इसमें से निकलेगी। बात समझ में आ रही है ना? और इसमें थोड़ी ज्यादा निकलेगी और इसमें तो सारी निकल जाएगी ऐसे ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो मैक्सिमम म्यूचुअल कोएफिशिएंट इंडक्टेंस कब हो सकता है? जब वो एक दूसरे पर लिपटे हो, दो कॉइल एक दूसरे पे लिंक हो। ये है ना, if two coil placed close to each other, close to मतलब एक दूसरे पे चिपक जाएं, तो ये जो होगा this is the maximum, therefore maximum M mutual coefficient, mutual inductance कितनी होगी भाई? ये है मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस रूट ओवर L1 L2। बाकी इन केसेस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी वो इस मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस से कमी होगी। आगे क्या बात समझ में? यहां पे क्या आएगी? मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी आएगी इस केस में? रूट L1 L2 आएगी। बाकी केसेस में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम से कम ही होगा। क्लियर है क्या बात? If coils are placed at some distance, then coefficient of mutual inductance will be less, will be smaller than M max। M max का मतलब है रूट L1 L2। क्लियर है क्या बात? है ना? And it is given by, and it is now M depends upon ऐसे लिख दे will be smaller than mu max। ये तो है, इससे तो कम ही होगा, लिख लो यहां पर। and it depends upon coefficient of coupling k पर डिपेंड करता है। जो k होता है coefficient of coupling, जैसे इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है m, और मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होती है m max, उसके रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, है ना? तो m अपॉन रूट L1 L2 को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम कहते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा इट विल बी लेस देन 1, क्योंकि m क्या होगा हमेशा, जो दो कॉइल हैं इनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना दे दिया भाई k, तो इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो होगा k रूट टाइम्स L1 L2। बात समझ में आ रही है नहीं? k इंटू म्यू मैक्स, जो मैक्स ये म्यूचुअल इंडक्टेंस
will be equal to k times root L1 L2. L1 is what? L1 is the self inductance of coil 1, L2 is the self inductance of coil 2. जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है k, जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। चलो 0 तो नहीं लग रहा इसमें, 0 से बड़ी और 1 से कम हो। सही है क्या बात भाई? जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। समझ में तो आया नहीं होगा ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या चक्कर बाजी है इसकी। क्यों भाई? देखो मैं बताता हूं अभी इसमें। ऐसा है, देखो जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ना, आप समझने की कोशिश करना। ये दो कॉइल हैं तो, और एक ये दो कॉइल हैं ऐसे, और एक ये तो दो कॉइल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, तो इनके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा वो तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो mx यानी कि रूट L1 L2 हो जाएगा। अब इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो k होगा, इसके लिए कितना होगा 0.8, और इसके लिए तो मान लेते हैं k 0.6 ही है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब है, कपलिंग का मतलब है जोड़ा, यानी कि इन दोनों कॉइल के जोड़ की कैपेसिटी एक दूसरे को प्रभावित करने की कितनी है। भाई इसकी तो बहुत ज्यादा है मैक्सिमम, तो इसके लिए क्योंकि इसकी फ्लक्स दूसरी फ्लक्स में एज इट इज जा रही है, जबकि इसकी फ्लक्स इसमें कुछ कम जाएगी और इसकी तो और कम जाएगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो जाता है कम। तो यदि इसमें L1 L2 है ना, और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको M निकालनी हो, तो M जो होगा वो K इंटू रूट L1 L2 होता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.6 रूट L1 L2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो आपको इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो इसके लिए M 0.8 रूट L1 L2 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट मैक्सिमम होगा, M की वैल्यू रूट L1 L2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो K होता है ना बेटा, K को हम M अपॉन रूट L1 L2 से डिफाइन करते हैं, इसे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। और यदि आपको K की वैल्यू पता हो तो आप उन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। समझ में आई बात? दोनों के बीच वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे देगा K, L1 L2 दे देगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाती है इस फॉर्मूले से। ये बात है। अब आई होगी बात समझ में।
सही है ना? अब हम स्टार्ट करते हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट। वैसे तो हमें आरसी सर्किट भी पढ़ना है, क्योंकि मैंने आरसी सर्किट जब छुड़वा दिया था। मैं अब पढ़ा दूंगा आपको आरसी सर्किट, और पहले एलआर सर्किट पढ़ा देता हूं, फिर आरसी सर्किट पढ़ा देता हूं, है ना? तो एलआर सर्किट में दो होंगे, एक तो ग्रोथ सर्किट, है ना, एक ग्रोथ करंट होगी, एक डिके होगा। तो दोनों पढ़ा देता हूं। तो पहले होगा एलआर ग्रोथ, एलआर ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ सर्किट का मतलब ये होता है कि इसमें करंट की ग्रोथ होगी, है ना? करंट विल ग्रो, यानी बढ़ेगी। हिंदी में बोले तो बढ़ेगी। कैसे? अगर जो मैं आपसे, ये हो गया हमारा एलआर सर्किट, और इसमें क्या लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दी, और यहां पे लगा दी मैंने की फोर कुंजी, और ये एल है, ये आर है, ये एल है, ये आर है। तो ये प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी है, और ये स्विच है जिसे हम के बोलते हैं। आगे क्या बात सुन, हाँ भाई देखो, इसे थोड़ा सा ऐसे बना लेना, ओपन करके बना लेना, यूं, है ना? ये क्या है? ओपन, ऐसे ओपन है ना, अभी स्विच ओपन है, यूं करेंगे, है ना? ऐसे बोलेंगे इफ एट t इक्वल टू 0 स्विच के इज क्लोज्ड। यदि ये क्लोज्ड होता है तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? यदि ये क्लोज होता है तो क्या होगा? द करंट विल स्टार्ट फ्लो, ऐसे करके ये हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, और करंट क्या होगी? इसमें स्टार्ट हो जाएगी ग्रो करंट। एट एनी टाइम t is closed and at time t current in the circuit is I, current in the circuit is I। बना लो बेटा, current in the circuit is I। हाँ भाई, जब इसमें करंट, हाँ जब इसमें करंट फ्लो होगी ऐसे करके, यूं, आप तो यही बना लेना चाहे, ये इसे की बना लेते हैं ये, तो इसमें करंट बढ़ेगी। अब देखो, जब इसमें करंट बढ़ रही है तो इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा। एन क्या है इसकी? सेल्फ इंडक्टेंस। यदि इसमें करंट बढ़ रही है, करंट इज इंक्रीजिंग, बट t बराबर 0 पर करंट कितनी थी? 0। जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे तो बैटरी कनेक्ट हो जाएगी और करंट बढ़ना चालू करेगी। अब ये करंट बढ़ रही है
तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी बनेगी वो ऐसे बनेगी, और इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, L di/dt होगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, ऊपर दिखाई दे रहा है? नहीं, है ना? L di/dt हो जाएगी। भाई करंट बढ़ रही है तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा L di/dt उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और क्योंकि करंट रेजिस्टेंस में ऐसे जा रही है तो इसमें ऐसे होगा। बात समझ में आती है? अब ये है V, अब हम इसमें क्या लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे। नहीं नहीं ऐसे मत रख, ऐसे रख दिया बस। केवीएल लगा देंगे, अप्लाई केवीएल। हाँ भाई केवीएल यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस V, इधर प्लस से माइनस, माइनस L di/dt, इधर भी प्लस से माइनस, माइनस IR इक्वल टू 0। ये केवीएल लगाना आना चाहिए अपने को। देख लो भाई, अगर जो इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको इसमें दोबारा बता सकता हूं। ये थोड़ा छोटा लिखा है, मैं इसे लिख देता हूं। ये जो ईएमएफ है L di/dt की बैटरी बन जाएगी। इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें करंट बढ़ेगी तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से उत्पन्न होगा कि उस करंट को कम करने की कोशिश करे। तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। और दिस इज V इक्वल टू दिस। जब भी प्लस से माइनस जाएंगे, प्लस से माइनस यानी कमी होती है तो माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कमी होती है, माइनस से ऐसे, और माइनस से प्लस तो बढ़ोतरी होती है, तो प्लस आता है। तो ये केवीएल हो गया। तो जब केवीएल लगा दिया हमने, तो अब V माइनस IR इक्वल टू L di/dt। हमें तो करंट निकालनी है। इसमें करंट जो है वो टाइम के फंक्शन में किस तरीके से ग्रोथ हो रही होगी, करंट किस तरीके से ग्रोथ होगी वो निकालनी है। तो मैं dt इधर ले जाऊंगा, L di/dt V माइनस IR। समझ में आई बात? अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा di/v माइनस IR। अब मैं इसमें लिमिट रखूंगा, t बराबर 0 पर करंट कितनी थी, 0, t बराबर t पर करंट कितनी हो गई, I। इसका इंटीग्रेशन कर दो बस आप। भाई आईटी के बच्चे तो एडवांस इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन नीट के बच्चों को दिक्कत होती है इंटीग्रेशन में। वो मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से करना है ना? इधर रफ में लिखना है ना, रफ में 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1/a प्लस bx का इंटीग्रेशन भी ln a प्लस bx होता है, लेकिन x के मल्टीप्लाई में b है तो वो डिवाइड में आ जाता है। बस ये ध्यान रखना। थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, है ना? a प्लस bx, क्या आएगा आपका ln a प्लस bx, और b आ जाएगा डिवाइड में। हाँ भाई,
कोई भेजना तो कोई शीट पढ़ाई जा रहा है बाकी हमारा तो शीट पढ़ाई जा रहा है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा t, ये l, इसका इंटीग्रेशन ln v माइनस आई आर, अरे v माइनस आई आर है ना यार, a प्लस बी एक्स, और i के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो i के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस आर, वो आ जाएगा डिवाइड में, वो आ जाएगा डिवाइड में, है ना। i के मल्टीप्लाई में क्या है भाई माइनस आर, तो माइनस आर आ जाएगा डिवाइड में, जैसे b आ गया ना डिवाइड में, x के मल्टीप्लाई में b तो b आ जाता है डिवाइड में, i के मल्टीप्लाई में माइनस आर तो यहां पे आएगा, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस टी आर अपॉन एल इक्वल टू एल एन, एक मिनट जहां तो जीरो से आई लिखना पड़ेगा ना अपने को, जीरो से आई लिखना पड़ेगा, और लिमिट भी यहां भी हमें जीरो से टी लगानी पड़ेगी, सही है। तो ये तो आ जाएगा टी माइनस जीरो, एल माइनस आर तो कॉमन आ जाएगा, उसमें पहले v माइनस आई आर लगाएंगे, पहले तो क्या रखेंगे इसमें i, फिर v माइनस जीरो रखेंगे, तो t अपॉन माइनस एल अपॉन आर इज इक्वल टू एल एन v माइनस आई आर अपॉन v आ जाएगा, देखो ऐसे आएगा ना ये, एल एन v माइनस आई आर माइनस एल एन v माइनस एल एन v, तो एल एन v माइनस आई आर अपॉन v, सही है ना। एल अपॉन आर को बोलते हैं टाउ और इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ध्यान रखना इस बात का, एल अपॉन आर को बोलते हैं टाउ, इट इज टाइम कांस्टेंट, तो माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन v माइनस आई आर अपॉन v, ऐसे करके कॉपी करो यहां तक फटाफट। हाँ भाई कितना है ये, देखो ये ऐसे ऐसे लिखा रहता है बेटा, ये log v माइनस आर अपॉन v बेस e, ln का मतलब होता है बेस e माइनस t अपॉन टाउ, तो ये इधर जाएगा, ये आपकी स्क्रीन में दिख रही। अच्छा 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 एक मिनट, हाँ अब सही है। मैंने ये बताया आपको कि ln का मतलब होता है log और वो भी बेस e, क्लियर है क्या बात, माइनस टी अपॉन टाउ, इसे टाइम कांस्टेंट मान लेंगे एल अपॉन आर को,
और ये हो जाएगा e की पावर माइनस t अपॉन टाउ v माइनस आई आर अपॉन v। v की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे t अपॉन टाउ v माइनस आई आर इधर ले लेंगे और v माइनस v e की पावर माइनस t अपॉन टाउ हो जाएगा। साथ में i इज इक्वल टू v कॉमन लेके आगे लिख देता हूं मैं, v कॉमन लेके 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ आ जाएगा और ये आ जाएगा आई आर, है ना, और i इज इक्वल टू v अपॉन r 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ हो जाएगा। व्हाट इज टाउ? टाउ इज द टाइम कांस्टेंट और ये होता है L अपॉन R, टाइम कांस्टेंट, है ना भाई। कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं आपको इसे खत्म करा देता हूं। सही है भाई। ये जो v अपॉन r होगी इसे लिखते हैं हम आई नॉट, दिस इज द मैक्सिमम करंट। कैसे मैं आपको बता दूंगा अभी, बोर्ड पे देखो तो i इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये क्या है, i जो है किसका फंक्शन है भाई, टाइम t का फंक्शन है। i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, ये बन गया हमारा करंट का फंक्शन। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये। कैसे, आप मेरे को बताओ, t इक्वल टू 0 पर, यानी t इक्वल टू 0 पर कितना रखूंगा, 1 माइनस e की पावर माइनस 0। हाँ भाई, e की पावर माइनस 0 कितना होता है, 1 अपॉन e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा, I0 is equal to I0 1 minus 1 is equal to 0, यानी t बराबर 0 पर करंट कितनी है, 0, जबकि t is equal to infinite पर, मानी आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो t की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, इसमें इनफाइनाइट, ये आएगी I0 1 माइनस t की पावर माइनस इनफाइनाइट। e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब है ये, और e की पावर इनफाइनाइट होती है इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है भाई, 0। तो i इनफाइनाइट जो होगा I0 1 माइनस 0 हो जाएगा इसका टू I0। तो अनंत टाइम पर, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट कितनी हो जाएगी, I0। और पता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। मैं ग्राफ भी बना देता हूं हाथों हाथ। I एज ए फंक्शन ऑफ t, और t के ग्राफ बनेगा इस तरीके से, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। t इज इक्वल टू 0 पर करंट कितनी है, 0, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट हो जाएगी इस पे मैक्सिमम, कितनी हो जाएगी, I0 की वैल्यू कितनी थी, v अपॉन r। क्लियर है के बाद ये, तो आज के लिए इतना ही काफी है ना भाई। इसे अभी और डिस्कस करना है ग्राफ को, है ना, सवाल भी करेंगे। आरसी सर्किट भी इसी तरीके से है, आप इसे कॉपी कर लो, बाकी करेंगे कल। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।